यहाँ तक हमने समझा कि क्या हो रहेगा, किस तरह से ऑक्सीजन आ रही है और जा रही है। अब हम देखेंगे कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट कितनी कितनी परसेंटेज में जाते। देखो, जब सांस लेते हैं तो हवा में ऑक्सीजन कितनी मौजूद है, 21%। तो हमारी लंग्स में कितनी जाती, देखो जब हम इंस्पायर्ड एयर करते हैं 21 जाती। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भी मौजूद है 0.03, इतनी ही लंग्स में जाएगी। नाइट्रोजन कितनी, 79। वाटर वेपर कितने, वेरिएबल। और टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो भी उस टाइम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा, जो हवा का टेम्परेचर होगा। अक्सर ऐसा होता है, हवा जब सांस ले रहे होते हैं तो ये हो रहा था यार हवा तो बहुत गर्म चल रही है, पता चल रहा होता है ना, तो वो भी गर्म हवा जाएगी अगर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। ठंडी हवा कब जाती है कि जब सर्दियाँ होती हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बेटे बहुत कम हो चुका होता है। अच्छा जी, अब आ जाए आगे। देखो, आपने ऑक्सीजन कितनी ली, 21, लेकिन आपने उसको हवा में ऑक्सीजन कितनी, देखो आप कितनी ले रहे हो, 21, और हवा में कितनी खारिज कर रहे हो, 16%। आपने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली, 0.03, और आपने हवा में कितनी एक्सहेल करी, आपने करी 4। आपने नाइट्रोजन कितनी ली, 79, और 79 की 9 ही वापस बाहर एक्सहेल कर दी। क्यों? क्योंकि बेटे नाइट्रोजन थोड़ी हमारी बॉडी में भी किसी एयर के साथ एक्सचेंज हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो एक दूसरे के साथ चेंज हो रही हैं। वाटर वेपर जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में एक्सहेल कर देंगे आप। और जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो बेटे जब हम जो एयर एक्सहेल करते हैं, जो हवा बाहर निकालते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाया गया है। ये एक इंसान है आपकी तरह, ठीक है। अब क्या होता है बेटे कि ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मौजूद है लाइम वाटर। लाइम वाटर को कोई भी बच्चा लेमन वाटर ना समझे, लाइम वाटर होता है हमारे पास। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एल्वुलाई, ठीक है। देखो, ये ज़्यादा डीप में समझने का है। इसमें क्या है, देखो आपको पता है ये है आपकी एल्वुलाई, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये जो गोल गोल से ग्रेन्युलर्स हैं, ये क्या आपके एल्वुलाई। इन एल्वुलाई के पास आपको ये पर्पल और ये रेड कलर की कुछ धागे नुमा वेन्स जाती हुई नज़र आ रही। ये क्या आपकी कैपिलरीज, जो इसके गिर्द लिपटी हुई, समझो ये एक बॉल है, इसके गिर्द बहुत सारे धागे लपेट दिए मैंने। इस तरह से आपकी जो क्या कहते हैं एल्वुलाई ना, उसके गिर्द कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटे, जब आप सांस लेते हैं, आपने एयर अपने अंदर लेके गए, तो ऑक्सीजन जो है ना वो कहाँ जाएगी। देखो, ये आपकी नोज़ है, ठीक है, अजीब सी। हमने ऑक्सीजन जो है वो एयर से लिया, वो जाएगी सीधा सबसे पहले हमारे लंग्स में, या आपके लंग्स हैं दोबारा अजीब से। इसके अंदर जाने के बाद, लंग्स में जाने के बाद जाएगा आपके वो जो एल्वुलाई है उसमें। आपके एल्वुलाई में अब क्या आ चुकी है बेटा, O2 आ चुकी है। अच्छा भाई, एल्वुलाई में O2 आ गई, अब क्या होगा। अब बेटा एल्वुलाई के पास कुछ धागे थे, याद है वो धागे क्या थे, कैपिलरीज थी, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में क्या मौजूद होता है, नींबू पानी मौजूद होता है या फिर ब्लड मौजूद होता है। तो बेटे ब्लड मौजूद होगा ना आपके अंदर, तो फिर क्या है आपकी जो कैपिलरीज है उसके अंदर मौजूद है ब्लड। तो क्या होगा कि जो आपकी एल्वुलाई में ऑक्सीजन है ना, वो किस में चली जाएगी, वो आपकी कैपिलरीज में चली जाएंगी। जो आपकी कैपिलरीज में जब ऑक्सीजन जाएगी तो वहाँ पर देखो आपकी कैपिलरीज है, समझो कैपिलरी है आपकी, और ये जो है ना ये आपकी एल्वुलाई है। एल्वुलाई से ये O2 जो है ये आपकी जा रहा है क्या कहते हैं कैपिलरी में। कैपिलरी में मौजूद है RBCs। RBCs क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन मौजूद है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। देखो, रेड ब्लड सेल में क्या मौजूद है, एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो बेटे एल्वुलाई से कहाँ पर आएगी, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में मौजूद है RBCs। RBCs के पास मौजूद है एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो वो ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगी, इस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगी, जो क्या है हीमोग्लोबिन।
अब क्या होगा बेटे, ये जो हीमोग्लोबिन जो है ये जाएगा आपके ब्लड बॉडी के सेल्स के पास, या आपके सेल्स के पास आया, यहाँ पर आके इसने सेल्स को दी ऑक्सीजन। अब जाहिर है जब वो उनको ऑक्सीजन देगा तो वो भी तो कुछ देंगे ना, आपके घर मेहमान आता है आप उन्हें ऐसे तो नहीं भेज देते ना, आप उन्हें कुछ खिला पिला के भेजते। तो जब वो ऑक्सीजन लेकर आएगा ना तो वो बदले में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। अच्छा भाई, अब उसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी उसे, अब क्या होगा, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो हेमोग्लोबिन है वो दोबारा कैपिलरीज के ज़रिए कहाँ पर लेकर आएगा आपकी एल्वियोलाई के पास, और यहाँ पर फिर से क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर आपकी एल्वियोलाई है और ये आपकी कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज और क्या कहते हैं, कैपिलरी का कोई भी सामान जो है वो एल्वियोलाई में चले जाए, छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए डिफ्यूज़ हो जाए, तो वो होता है डिफ्यूजन। या एल्वियोलाई का कोई भी सामान जो है वो कैपिलरी के पास चला जाए, तो क्या होता है कि जब वो हेमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी बेटे, वो जाएगी आपके एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद क्या होगी, क्या आप उसको लंग्स में संभाल के रखेंगे या एक्सेल कर देंगे बेटे, आप उसको क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। अच्छा जी, अब आपने पूरा पढ़ना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्यों इतने आराम से हो जाती है, क्योंकि एल्वियोलाई, जिसको एल्वियोलस भी कहते हैं, और ब्लड कैपिलरीज, ये दोनों क्या होती हैं, वन सेल लेयर होती हैं थिकनेस। इनकी जो थिकनेस है ना वो सिर्फ एक लेयर पर है, सिर्फ एक लेयर पर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। कल हमने पूरा पढ़ा था मैकेनिज़्म वगैरह, आज हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के पार्ट हैं। देखो इंस्पायरेशन क्या होती है, इंस्पायरेशन में ये होता है कि जो हवा होती है, एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब होती है हमारी, जो हम लोग हवा में से जो एयर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं अपने लंग्स में, वो तो बेटे होता क्या है इस प्रोसेस में कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं उन तक पहुंचती है जब हम सांस लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, कल मैंने आप सबको रिब केज पर दिखाए थे इंटरकॉस्टल मसल्स, याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को रिब केज को, दो रिब्स को जो मसल्स जोड़ते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, और एक आपको डायफ्राम दिखाया था जो कि आपके लंग्स के नीचे था, ये ठीक है। अच्छा बेटे होता क्या है, जब आप सांस लेते हैं तो आपके इंटरकॉस्टल मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो आपके और ना डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। देखो आपने लिया सांस, ठीक है, अब क्या होगा, आपका डायफ्राम जो यूं डोम शेप का होता है इस तरह से, जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स का साइज़ बड़ा हो जाता है ना, आपको पता है ना ये बात। जब लंग्स का साइज़ बड़ा होगा तो बेटे ये जो यूं कलर का यूं इस तरह से डोम होता है ना, जब लंग्स का साइज़ इतना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, इस तरह से, तो ये कैसा हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। यहाँ पर देखिए डायफ्राम जो है वो कितना ज़्यादा डोम शेप का। डोम शेप क्या होती है, जैसे मस्जिद का मीनार होते हैं जो गोल गोल होते हैं, इस किस्म के मीनार होते हैं ना मस्जिद के, तो इस तरह से देखें कि कितना डोम है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये कैसा हो जाता है, ये सीधा तकरीबन ऐसे हो जाता है। अगर पहले यूँ था तो फिर इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो क्या होता है बेटे, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ना रिब्स के, वो भी क्या करते हैं, वो भी बेटे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आउटवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो लंग्स है ना वो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स चेस्ट। देखो आप जब सांस लेते हैं, सांस लिया, सीना क्या होगा आपका, बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सांस निकालेंगे जब क्या कहते हैं एयर को अगेन एक्सपायर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो सीने फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल एयर जो होती है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से कहाँ आती है, लो प्रेशर में, ठीक है। हाई प्रेशर बाहर से कहाँ आती है, अंदर हमारी बॉडी में, यानी कि लो प्रेशर में। द लंग्स गेट एक्सपेंडेड इन दिस वे, इस तरह से लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। तो बच्चों आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर नोट्स भी मैं इंशाल्लाह आज या कल तक आप लोगों को दे दूँगी, मैं जैसे फ्री होंगी, क्योंकि आप लोगों के बाद मेरी एक और क्लास है। बच्चे अक्सर ऐसा नोट किया है कि हम लोग जब बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग तो नहीं, खैर आप लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन जो जिम में जाते हैं बॉडी बिल्डर्स, वो बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज करते हैं,
बार बार कर रहे होते हैं, या वो उनकी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें उन्हें भागना होता है, तो क्या होता है उनका जो सांस जब वो ले रहे होते हैं ना, ब्रीथिंग रेट, ठीक है, वो क्या हो जाता है बच्चे, वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्यों? मतलब उनका ब्रीथिंग करने का जो क्या कहते हैं, जैसे वो अभी नॉर्मली हम ब्रीथ कर रहे हैं आराम से, अब एक बंदा है वो से इस तरह से करते हैं ना अक्सर लोग। अब ये फिज़िकली होते तो मैं आप लोगों को करके भी बताती, लेकिन अगर नहीं है तो बेटे अब आप लोग खुद करके देख लेंगे। एक काम करें, अपने घर में कोई 10-12 चक्कर लगाए तेज़ भागते भागते, और उसके बाद आप देखिएगा आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपको ब्रीथिंग रेट क्या होगा, तेज़ हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे निकालेंगे, सांस लेंगे निकालेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी एल्वियोलाई तक अभी ऑक्सीजन पहुंची भी नहीं होगी सही से पूरी, आपने उसको फ़ौरन बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर आपने सांस लिया, अभी वो पहुंची नहीं एल्वियोलाई तक, आपने फिर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चे, ऐसी कंडीशन में आपके जो मसल, जो आपकी जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है ना, वो ग्लूकोज हमेशा टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन जब ग्लूकोज टूटे ऑक्सीजन के बगैर, तो तब क्या होगा बेटा, तब हम कहते हैं उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा टूटता है ना तो ग्लूकोज किस में टूटता है, तब ग्लूकोज बेटे टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। अगर देखो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ टूटता है, यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिली फिर वो टूटा, तो बेटे वो तब्दील होगा ग्लाइकोजन वगैरह में, ठीक है। जब वो उसमें तब्दील होगा ना ग्लाइकोजन में, तो वो आपके लिवर में जाएगा। लेकिन जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के बगैर टूट रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूट रहा है, तो क्या बनाएगा बेटे, तब बनाएगा लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वो जाकर आपके मसल्स में फॉर्म होगा, आपके मसल में फॉर्म होगा, वहीं पे अक्यूमुलेट मतलब जमा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा कि जब आप एक्सरसाइज, खूब अच्छी तगड़ी एक्सरसाइज करने के बाद जब आप अपने घर में बैठेंगे तो आप बोलेंगे मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर बेटे मम्मा ये बोलेंगे बच्चे अब लैक्टिक एसिड जमा हो गया ना तो दर्द तो होगा। अच्छा भाई चलो, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो क्या ऐसा होता है कि अब इतना दर्द होता है तो लैक्टिक एसिड को कैसे ख़त्म किया जाए। बेटे लैक्टिक एसिड को ख़त्म किया जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा, फिर आप जब आपके मसल्स में दर्द होने लगता हैगा और आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, लंबी सांस लेने के बाद बाहर नहीं निकालो, उसको अपने अंदर रोक के रखो जितनी देर तक रोक सकते हो। फिर आपने उसको एक्सेल कर दिया, फिर एक लंबी सांस ली, फिर उसको एक्सेल कर दिया। इस तरह से आप करते हो। इसकी वजह से क्या होता है, फिर बहुत सारी ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई तक जाती, तो वो ऑक्सीजन जाकर वो जो लैक्टिक एसिड होती है उसको भी तोड़कर दोबारा से किस फॉर्म में ले आती है, ग्लूकोज या फिर क्या कहते हैं उसमें ग्लाइकोजन वगैरह में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया, अब इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। देखो बेटा, ब्रीथिंग जो है वो कौन सा प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में ना हो बच्चे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ये कैसे होता है, देखो कोई तो चीज़ होगी ना जो हमें कह रही होगी सांस लो। बेटा आपके दिमाग जो है ना मौजूद, सब बच्चों के पास दिमाग, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं, एक छोटा सा एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। वो जो होता है ना वो आपके ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है। अच्छा जी, द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल और एक्सटर्नल कंडीशन। देखो ब्रीथिंग रेट जो है ना वो कम या ज़्यादा कब होती है, जैसी आपको इन्वायरमेंट की, जैसी आपको कंडीशन मिल रही हो। फॉर एग्जांपल, जब एक बंदा जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो अभी सही से कंज्यूम भी नहीं होती है कि वो क्या कहते हैं आपके जो, सॉरी कॉल आ गई थी तो मेरा टेम्पो टूट गया, मैं कहाँ थी, हाँ। तो वो क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन सही से आपके वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैगी, ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में बढ़ेगी तो सांस लेना ज़्यादा शुरू कर देंगे। क्यों? ताकि ज़्यादा जल्दी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं
अगर अगर एक्सरसाइजेस कंडीशन जो होती है प्रेजेस्ट होती है तो क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं ना वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बगैर ही देखो तोड़ना शुरू कर देते हैं। ग्लूकोज क्यों तोड़ते हैं हम लोग बेटे? ग्लूकोज को तोड़ते ही इसलिए ना ताकि एनर्जी बनाएं, एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं एनारोबिक। मैंने आपको बताया था 2 रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक एंड एक एनारोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। कहाँ पे बनता है? मसल्स में बनता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बहुत दर्द होता है, पेन होता है, क्रैम्प्स उठते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है मसल्स के अंदर। फिर क्या होता है लैक्टिक एसिड को आप कैसे तोड़ते हैं? ऑक्सीजन को ज़्यादा लेकर, जो ऑक्सीजन आप ज़्यादा ले रहे होते हैं ना उसको आप कहते हो ऑक्सीजन डेप्थ, DEBT डेप्थ। यहाँ पे लिखा हुआ भी ये रहा वर्ड, ठीक है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन थ्रू डीप ब्रीथ। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कैसे लिया जाता है? डीप ब्रीथ के जरिए। वो कैसे मिलती है? वो मिलती है ऑक्सीजन डेप्थ से। समझ आई ये बात? आज मैंने फिर अगेन माइक बंद कर दिया था और उसके बाद जब मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया तब मुझे याद है ओ अच्छा माइक बंद है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी बेटे कि ये एक पर्सन है, ठीक है। हमने चेक करना है कि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, सांस खारिज करते हैं, या जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, या जब हम एक्सेल करते हैं, तो हमारी जो क्या कहते हैं जब हम अपने माउथ से या नोज़ से एयर को बाहर निकालते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। ये हमने कैसे मालूम किया? हमने ऐसे मालूम किया कि बेटे हमने एक ली ग्लास ट्यूब, जैसे यहाँ मौजूद है ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने डाला एक लिक्विड जिसको कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर लेमन जूस नहीं होता बल्कि वो होता है CaOH2, ठीक है। ये होता है लाइम वाटर। बेटे हमने इसमें डाला लाइम वाटर। लाइम वाटर डालने के बाद हमने इस पर्सन से कहा कि भाई ये एक स्ट्रॉ है, इसके थ्रू आप जो ब्रीथ आउट करेंगे, अपनी सांस जो बाहर निकालेंगे, एक्सेल करेंगे, वो सब आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर देनी है? एक्सेल कर देनी। तो उसने यही किया कि जो अपनी एयर जो थी जो सांस था एक्सडेल एयर, उसको किस में डाल दिया? टेस्ट ट्यूब में एक्सेल कर दिया स्ट्रॉ के जरिए। अच्छा जी, इसको हमने एक कॉर्क से बंद की हुई। कॉर्क क्या होती है बेटा? लकड़ी का एक ऐसा ढक्कन होता है जिसकी वजह से ना तो हवा टेस्ट ट्यूब के अंदर आ सकती है और जो हवा टेस्ट ट्यूब के अंदर है वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। ये ढक्कन के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि बेटे जैसे ही इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड सांस इसके अंदर डाली तो कार्बन डाइऑक्साइड गई, तो क्या हुआ? CaOH2 के साथ किसने रिएक्शन किया? इसके साथ रिएक्शन किया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या बन गया बेटे? तो बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है बेटा? उसका कलर होता है वाइट, जिसको हम कहते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, PPT, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया, ये कलर हो गया, मिल्की कलर हो गया, वाइट कलर हो गया। तो कैसे हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि हाँ भाई हम जब सांस जब एक्सेल करते हैं तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो इसके अंदर यहाँ पे पूरी यही बात लिखी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डाला गया तो उसका कलर क्या हो गया? मिल्की। क्यों हुआ? क्योंकि CaOH2 ने किसके साथ रिएक्ट किया? CO2 के साथ, और क्या बना दिया? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। This is the evidence through experiment A, when one exhale air through the lime water containing apparatus, the lime water turned milky, ठीक है। जब देखो लाइम वाटर के अंदर, अच्छा एक तो ये एक्सपेरिमेंट है, और जब हमने लाइम वाटर के अंदर हमने डाली क्या कहते हैं हवा में मौजूद जो एयर होती है ना, एटमॉस्फेरिक एयर, वो डाली, तो उसका कलर चेंज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेटे देखो हम जो एयर एक्सेल कर रहे हैं ना उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हवा में तो है ही सिर्फ 0.03, मतलब 1% का इतना कम हिस्सा है, इतना कम हिस्सा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन 0.1 भी नहीं है, 0.1 भी नहीं है, 0.03 है बेटे। तो इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मौजूद हर बच्चे को समझ आ गए। उसके बाद बात करते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है? ये देखो इंस्पायरेशन का उलट है। इसमें क्या होगा? देखो इंस्पायरेशन में हवा लंग्स में आती थी, इसमें हवा लंग्स से बाहर जाएगी, एक डिफरेंस आ गया। इसके अंदर क्या होता था? इंटरकॉस्टल मसल्स और क्या कहते हैं डायफ्राम, दोनों क्या होते थे? कॉन्ट्रैक्ट होते थे, ठीक है। इसके अंदर दोनों क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे, ठीक है। यानी कि अब देखो
डायफ्राम जो ऐसे था, इसके अंदर जब हवा बाहर जाएगी तो डायफ्राम दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा, दोबारा से ऊपर जाके इसी शेप का हो जाएगा, यानी कि वो रिलैक्स कर जाएगा। इसमें चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता था। इंस्पायरेशन में क्या होता था, चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता था, जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है, चेस्ट का साइज़ डिक्रीज़ होता है। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आपका सीना दोबारा से डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, बोथ द एक्टिविटीज़ डिप्रेस द चेस्ट एंड साइड, दोनों क्या करती हैं, चेस्ट को क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कम करके उसको डिप्रेस यानी कि कम कर देती, डिक्रीज़ कर देती। डिप्रेस का मतलब यानी डिक्रीज़ कर देना। और द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज़ डिक्रीज, और उसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब लंग्स पे बेटे प्रेशर पड़ता है तो क्या होगा कि हवा जो है वो आपके क्या कहते हैं, नोज़ या माउथ के ज़रिए बाहर निकल जाती है, आपकी बॉडी से एक्सेल कर जाती है। समझ आई आप लोग को ये वाली बात कि प्रेशर का यहाँ पे क्या बात है। द फोर्सेस दिस फोर्सेस द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी, ये जो फोर्सेस होती हैं ना लंग्स के अंदर, ये क्या करती हैं, ये हवा को बाहर ले जाने में मदद करती है, हाई प्रेशर जब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक ये है लंग कैपेसिटी। बेटे हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर पता है कितनी हवा हमारे लंग्स में जाती है, 5 लीटर्स। कितनी हवा जाती है, 5 लीटर्स। उसमें से कितनी हम लोग यूज़ करते हैं बेटे, उसमें से हम लोग सिर्फ आधा लीटर, हाफ लीटर हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी की बाकी 4.5 लीटर जो है वो हम लोग दोबारा से एक्सेल कर देते हैं, यानी कि हम कितना कम अमाउंट यूज़ करते हैं। समझ आई ये बात सबको। यहाँ पे आपका ब्रीथिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो शुरू होगा वो होगा गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। सबसे अभी हमने सिर्फ पढ़ा कि किस तरह का होता है स्ट्रक्चर, हमने पूरा ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये पढ़ी है हमने। क्या कहते हैं, इसके अलावा प्लांट्स में मैकेनिज्म पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे एल्वियोलाई में, मतलब और अंदरूनी तौर पे कैसे आपकी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है।